हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के असिस्टेंट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ऑलराइट, अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चुनावी राजनीति, ये चैप्टर मैं आपको कई सारे पार्ट्स में पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दी हैं। अब बारी आती है रिवीजन की, क्योंकि नो डिवीजन विदाउट रिवीजन। चलिए तो शुरू करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सबसे पहले इसके पाठ परिचय को देख लेते हैं, कौन कौन सी बातें चुनावी राजनीति से रिलेटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में जानने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर चुनाव कराए क्यों जाते हैं, चुनाव की जरूरत क्या होती है। अब जैसे हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि पूरी जनता की भागीदारी, ठीक है, सभी में समानता। तो भाई जहां जनता की भागीदारी होगी, लोकतंत्र होगा, सभी को एक नज़र से देखा जाएगा, पूरे देश में समानता होगी, तो क्या वहां चुनाव नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि लोकतंत्र है अगर, तो सीधी सी बात है, अगर लोकतंत्र है किसी देश में, यानी कि चुनाव के माध्यम से ही सरकार चुनी जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ हम जानेंगे कि आखिर चुनाव होते क्यों हैं, चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार को चुनाव के माध्यम से चुना जाना आवश्यक है, तो उस चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं, किन आधार पर आप कह सकते हो कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराए जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की, पॉलिटिकल कंपटीशन। अब ये क्या होता है? अब चुनाव जहां हम शब्द ये सुनते हैं वहीं पर ये बात आ जाती है कि भाई कम से कम 2 लोग तो होंगे, 2 में से किसी एक को चुना जाएगा, सभी को तो, यानी कि सिर्फ एक में से एक को नहीं चुना जाएगा। चुनाव करना है यानी कि बहुत सारे लोग होने चाहिए, हमारे पास विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए, तब तो हम चुनाव करेंगे। अब जहां 2 या 2 से अधिक में से किसी एक का चुनाव हमें करना है, तो वहां क्या है भाई, वहां कंपटीशन तो रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए जरा। वहां कंपटीशन तो रहेगा, किस प्रकार का है, और हम पॉलिटिकल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या अच्छी चीज है? अगर अच्छी है तो कैसे है, और बुरी है तो कैसे है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा, एक तो हो गया चुनाव क्यों, फिर दूसरा टॉपिक आता है कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, हमारे भारत देश में चुनाव किस सिस्टम के तहत करे जाते हैं, किस प्रोसीजर के तहत करे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में जानेंगे। चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, उम्मीदवारों का नामांकन, ठीक है, यानी कि क्रम से सबसे पहले शुरुआत करें तो क्रम से किन किन चरणों में, किन किन स्टेप्स में चुनाव होते हैं। ऑलराइट, फिर चुनाव अभियान,
चुनाव अभियान किस तरीके से किया जाता है, चुनाव अभियान में कुछ पाबंदियां होती हैं कि नहीं होती हैं। उसके बाद इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होती है आचार संहिता, किन नियमों का पालन करना होता है चुनाव के दौरान हर एक पॉलिटिकल पार्टी को और उम्मीदवार को, वो सारी चीजें जानेंगे। और अगर आचार संहिता का उल्लंघन कोई करता है तो उसे किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस प्रकार की सजा दी जाती है। उसके बाद बारी आती है मतदान और मतगणना की, और मतगणना जैसे हो जाती है, मतलब पहले तो वोट डालेंगे लोग, वोट डालने के बाद जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग होगी यानी कि मतगणना होगी, फिर उसके बाद चुनाव के नतीजे घोषित करे जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब बात आती है भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के पीछे क्या क्या बातें हैं, क्या क्या रीजंस हैं, वो जानेंगे। ठीक है, फिर इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं कि भाई भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। चुनाव में लोगों की भागीदारी होती है और लोकतंत्र भी लोगों की भागीदारी की बात करता है। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है चुनाव जीतती है या अदर पार्टीज चुनाव को हारती हैं, तो सभी को सम्मान के साथ चुनावी नतीजों को स्वीकार करना होता है। ये भी लोकतंत्र की एक निशानी है। फिर बात आती है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतंत्र के तहत इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, तो क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। ठीक है, क्लियर हो ये बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इतनी सारी चीजें तो हमें पता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी चुनाव प्रणाली है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात हम भारत देश में करते हैं, तो क्या उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, ये बात जानेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं मुद्दे की बात। एक एक टॉपिक को अब हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, कनेक्टिविटी बनाए रखना, लाइक शेयर बराबर से करते रहना, और जो चीज समझ में ना आए आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना। ऑल राइट, चुनाव क्यों, व्हाई इलेक्शंस, चुनाव की जरूरत हमें क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया और आप सभी जानते भी हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब लोकतंत्र किसकी बात करता है, लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि जिसमें जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये डेफिनेशन किसने कही है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है। ऑल राइट, अब चुनाव की जरूरत क्यों है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अब आप बताओ, आप भारत देश के निवासी हो, भारत में जब किसी भी नेता का चुनाव होता है, किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, ठीक है, तो वोट कौन डालता है, जनता डालती है। भागीदारी किसकी है, जनता की। शासन करने वाला नेता, अपनी सरकार किसने चुनी, जनता ने चुनी। ऑल राइट, तो यहाँ लोकतंत्र की बात हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, क्योंकि जनता आपको वोट डालती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि नेताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जनता का ख्याल रखना, जनता की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें पूरा भी करना। तो एक तरीके से शासन कौन कर रहा है, जनता, क्योंकि जनता ने अपना नेता चुना है, जनता ने तुमको नेता बनाया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता की डिमांड्स को पूरा किया जाए, जनता की मांगों को पूरा किया जाए। और अगर आप नहीं करते हो तो भाई साहब जनता चुप नहीं बैठेगी, जनता अगले चुनाव में आपको कुर्सी से हटा भी सकती है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो किसका शासन है, लोगों का शासन है, जनता का शासन है। ऑल राइट, फिर क्या है, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी देश में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उस देश में लोकतंत्र है। कैसे, जैसे हम किसी पर्टिकुलर देश की बात करें जहां राजतंत्रिक शासन व्यवस्था हो, राजवंशीय शासन व्यवस्था हो, यानी कि राजा का, किंग का रूल होता हो। ठीक है, अब राजा कौन बनता है, आप ये बताओ। राजा वो बनता है जिसको विरासत में वो राजशाही गद्दी मिलती जाती है
है ना। अब विरासत में कैसे मिलती है, अब जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति के परदादा मतलब कई पीढ़ियों से वो राजवंश चला रहा हो, तो परदादा के बेटे यानी कि दादा, दादा के बेटे यानी कि आपके पिताजी, पिताजी के बेटे आपके बेटे, ऐसे करके एक के बाद एक जो है वंशानुगत शासन चलता जाता है। अब जहां पहले से फिक्स है कि यहाँ पर इन्हीं व्यक्ति को राजा बनना है, इनको ही सरकार संभालनी है, तो वहां पर चुनाव की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि राजा फिक्स है। लेकिन जहां राजा फिक्स नहीं है वहां तो चुनाव होंगे, तो बिना चुनाव के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है और जनता के बीच में से ही एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यानी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को चुनाव लड़ने की आजादी है और चुनाव में भाग लेने की, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की आजादी है। ऑलराइट, इसलिए हमें चुनाव की जरूरत है। फिर लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। अगर हमें हमेशा के लिए लोकतंत्र बना के रखना है तो चुनाव की जरूरत होगी कि नहीं होगी, यानी कि हमेशा लोकतंत्र बना रहे, हमेशा लोकतंत्र को बनाना होगा तो हर 5 साल के बाद, भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, ठीक है। तो हर 5 साल के बाद यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको चुनाव करवाने होंगे, एक नियमित अंतराल के बाद, ठीक है। फिर चौथी बात क्या कही गई कि लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जब देश में चुनाव होते हैं तभी तो हम अपने नेता को चुन सकते हैं, नहीं तो हम कैसे अपने सरकार को चुन पाएंगे। ऑलराइट, तो 4 पॉइंट क्लियर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है या भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव की जरूरत क्यों है, तो आप बिल्कुल एज इट इज ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या बात है, हाँ और भी पॉइंट्स हैं। चुनाव के माध्यम से हम किसी सरकार को बदल सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमें वर्तमान सरकार पसंद नहीं आती है, वो हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर सकती है, तो भाई साहब फिर से चुनाव होंगे, हम आपको गद्दी से उतार देंगे, यानी कि सरकार को हम बदल देंगे। फिर हम इसलिए चुनाव करते हैं ताकि चुने हुए प्रतिनिधि संसद से कानून बना सकें। अब जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं, जैसे कि हम लोकसभा चुनावों की बात करें, ठीक, लोकसभा चुनावों में मुख्य रूप से चुनाव हम किसका करते हैं, सांसद का चुनाव करते हैं। और सांसद कहाँ बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा में वो बैठ रहे हैं, ठीक है। लोकसभा के निम्न सदन संसद के निम्न सदन लोकसभा में बैठते हैं और वहीं से कानून प्रक्रिया चालू होनी है, संसद से ही। तो जिनका हम चुनाव कर रहे हैं वही प्रतिनिधि संसद में बैठकर कानून बनाते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। और चुनाव से हम सही और मनपसंद प्रतिनिधि और सरकार को चुन सकते हैं। अगर चुनाव नहीं होंगे तो आप क्या अपनी पसंद की सरकार या अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते। तो किस माध्यम से चुनेंगे, चुनाव के माध्यम से ही चुनेंगे, इसलिए हमें चुनाव की जरूरत होती है। ऑलराइट, अब देखो अब क्या बात आती है, हाँ, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं, आखिर चुनाव को लोकतांत्रिक क्यों माना जाता है, देखते हैं। हम बात करते हैं कि भाई एक लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर चुनाव होना ही चाहिए, लेकिन चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। अब लोकतंत्र किसकी बात करता है, सबसे पहले इस पर फोकस करना, ठीक है। लोकतांत्रिक मानना है तो लोकतंत्र किसकी बात करता है, लोकतंत्र हर व्यक्ति की भागीदारी की बात करता है, हर व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात करता है। कैसे, जनता वोट डालेगी, यानी कि जनता की भागीदारी अपना नेता चुनने में है, अपनी सरकार को चुनने में है। और हर व्यक्ति यानी कि 25 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है। तो यानी कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वो चुनाव भी लड़ सकता है, यानी कि लोकतंत्र में भागीदारी सभी की होती है। तो इसीलिए सबसे पहली बात यही कही गई है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, ठीक है, यानी हर किसी को मताधिकार हो। क्लियर हो रही है बात। तो मताधिकार की आयु कितनी निर्धारित करी गई है, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, उसके पास वोटिंग राइट है, यानी कि उसकी भागीदारी है, ठीक है। और हर किसी के मत का मोल समान हो, कोई भी व्यक्ति हो, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु का व्यक्ति हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, कुछ भी उसका कल्चर हो, लेकिन उसको वोट डालने का राइट होगा। यहाँ देखें विभिन्न धर्मों के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि इतनी ज़्यादा
इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत में हम एकता को दिखाते हैं। किसके माध्यम से? लोकतंत्र के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र सभी को इक्वल नजर से देखता है, बराबर नजर से देखता है। ऑलराइट, तो हर किसी के मत का मोल समान हो, इस बात का क्या अर्थ निकलता है? हर किसी के मत का मोल समान हो, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है और उसके एक वोट का मूल्य एक ही होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो। क्लियर? तो हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। ठीक, फिर क्या बात आती है? चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब जहां चुनाव की बारी आती है वहीं पर हमें लगता है कि हाँ भाई, बहुत सारे लोगों में से या बहुत सारी चीजों में से हमें किसी एक को चुनना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, तब तो आप चुन पाएंगे। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, कुछ स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, कुछ रीजनल लेवल की पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, और उसके अलावा सभी लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। तो उसके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी व्यवस्था है, यानी कि जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। निर्दलीय यानी कि किसी भी दल का नहीं है, उसने अपना दल खुद बनाया है। क्लियर हो गई बात? तो चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सकें। क्लियर हो रही है बात? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। फिर क्या बात कही गई है? चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नियमित अंतराल यानी कि 5 वर्ष। भारत में चुनाव कितने समय के बाद होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, यानी कि लोगों को चुनाव करने का मौका मिले, सरकार बदलने का मौका मिले। तो चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक रूप से होते हैं। ऑलराइट, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए, यानी कि लोग जिसको ज्यादा वोट दें, जिसको मेजॉरिटी मिले, जिसको बहुमत मिले, उसी का चुनाव होना चाहिए। ठीक, फिर चुनाव कैसे कराए जाने चाहिए? चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कैसे? तो पहली बात तो यहाँ पर एक आ जाती है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, यानी कि चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, उसकी वैल्यू एक ही होगी। भेदभाव नहीं होना चाहिए, धांधली नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। अब क्या बात आती है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात हो रही है अब। ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन की बात हो रही है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या अच्छी चीज है? जान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का सबसे पहले मीनिंग क्या निकल के आता है? अब हम बात कर रहे हैं चुनाव की। चुनाव है यानी कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन है, किसी एक को आपको चुनना है। अब जो 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाना है, यानी कि उनके आपस में, उनके बीच में क्या है? कंपटीशन है कि गद्दी हमें मिले, हम जीते, हम नेताजी बन जाएं। है कंपटीशन की? नहीं है। प्रतिद्वंदिता का मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन की। हमारे विरोध में भी कई सारे लोग हैं। ठीक है, हमें उनको बीट करके, फाइट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल प्रतियोगिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक प्रतियोगिता अच्छी चीज होती है? देख लेते हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मतलब ही क्या है? राजनीतिक प्रतियोगिता है,
ठीक है। अब है तो एक ही पद, राजनीतिक पद। मान लो अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उदाहरण के तौर पर देखें कि प्रधानमंत्री चुनाव होने हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं तो पद तो एक ही है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब उसके लिए कितने लोगों के बीच जंग जारी है, कितने लोगों के बीच कंपटीशन है। कई सारे लोग हो सकते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही राजनीतिक पद के लिए दौड़ने वाले उम्मीदवार राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वे आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर हैं, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति की लड़ाई लड़नी है। ऑलराइट, फिर क्या है, एक ही राजनीतिक पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के बीच होने वाली प्रतियोगिता ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहलाती है, ठीक है। जब एक ही राजनीतिक पद के लिए कोई भी लड़ाई लड़ी जाए तो वो क्या होगी, कोई भी प्रतियोगिता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहेंगे या पॉलिटिकल कंपटीशन कहेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात तो हमने समझ ली कि आखिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है क्या, ठीक है। अब क्या ये अच्छी चीज है, अगर इससे कुछ लाभ होंगे तो ये समझ जाओ कि हाँ ये अच्छी चीज है। तो देख लेते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन से होने वाले लाभ या प्रॉफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये दीर्घकालिक राजनीति को बढ़ावा देता है। क्या, चुनावी प्रतिद्वंदिता दीर्घकालिक राजनीति को बढ़ावा देता है। एक लंबे समय तक राजनीति चलती है। कैसे चलती है इस दीर्घकालिक राजनीति का क्या मतलब है। अब देखो, उसका मतलब ये होता है कि जैसे प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है आपकी कंट्री में, आपके देश में, या फिर आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, कहीं भी, चाहे केंद्र स्तर की बात हो, राज्य स्तर की बात हो, या फिर लोकल लेवल की बात हो, स्थानीय स्तर की बात हो, ठीक है। जो भी सरकार प्रेजेंट में है, अगर वो काम अच्छे से करेगी, ठीक है। अब ये पर्सनल, अपन एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कह रहे हैं, एक पर्सनल उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में गद्दी पे बैठा है, सत्ता में है, ठीक है। तो जिसकी सरकार है वो चाहेगा कि भाई आगे जाके भी हमारी सरकार बने। 5 साल तो है, लेकिन आगे जाके भी हमारी ही सरकार बने। कैसे बनेगी, जनता किस आधार पर अपने नेता को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है, किस आधार पर चुनती है, काम कौन अच्छा कर रहा है, हमारे लिए काम कौन अच्छा कर रहा है, तब तो हम आपको वोट देंगे। नहीं तो हमारे वोट देने का मतलब क्या निकलता है। ऑलराइट, कहानी क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। तो जब कोई व्यक्ति अभी के कार्यकाल में अच्छे से काम करेगा तब तो उसकी राजनीति लंबे समय तक चल पाएगी, तब तो उसे अगले चुनाव में अपनी सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। तो अगर अब चुनावी प्रतिद्वंदिता की बात हो रही कि चुनावी प्रतिद्वंदिता दीर्घकालिक राजनीति को बढ़ावा कैसे देती है, तो ये जो कंपटीशन है, हर व्यक्ति चाहता है इस कंपटीशन को जीतना, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने पड़ेंगे। जो ज्यादा अच्छा काम करेगा उसकी राजनीति लंबे समय तक चलती जाएगी। बस इतनी सी बात है। फिर क्या है, राजनीतिक पार्टियां या प्रतिनिधि अधिक से अधिक जनता से जुड़ते हैं और उनके जन सरोकार पर ध्यान देते हैं। क्या कहा गया है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या प्रतिनिधि हैं, अधिक से अधिक जनता से जुड़ते हैं और जन सरोकार पर ध्यान देते हैं, यानी कि जनता की भलाई पर ध्यान देते हैं। अब भाई उनके बीच कंपटीशन है, सब चाहेंगे कि भाई जनता हमें वोट दे, हमें वोट दे, तो भाई जनता के सामने जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी ना। नेताजी हाथ जोड़ के जाएंगे, सबके पास जाएंगे और सब अपने अपने सरकार बनने के प्रॉफिट्स बताएंगे लोगों को, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियां प्रतिनिधि अधिक से अधिक जनता से जुड़ते हैं और जन सरोकार यानी कि जनता की भलाई पर ध्यान देते हैं। फिर क्या है, कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार में तभी तक बनी रह सकती है जब तक वह लोगों की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे, ठीक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कब तक वो उस सरकार में बना रह सकता है, जब तक वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, जनता के लिए काम करता है, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार काम करता है। ऑलराइट, फिर क्या है, मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए पार्टियां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में भाग लेती हैं। बिल्कुल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस कंपटीशन में भाग ले रही है, किसके लिए ले रही हैं, मतदाताओं को खुश करने के लिए। मतदाताओं को खुश क्यों करना है, उन्हीं को खुश करके तो ये कंपटीशन जीता जा सकता है। ऑलराइट, क्लियर है। तो ये हो गए भाई साहब चुनावी प्रतिद्वंदिता से होने वाले लाभ। से कुछ नुकसान भी होते हैं। अब जहां लाभ है तो नुकसान भी कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है।
चलिए तो देखें क्या है इसके लॉस। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान ये है। अब आप कहेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन से हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी कैसी स्थिति बनेगी भाई? किसी के घर में थोड़ी कंपटीशन हो रहा है भैया, घर में ही कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, बस्ती में कैसा कंपटीशन? तो बस्ती में ही, मोहल्ले में ही कंपटीशन हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक घर में रहने वाले, अपन घर से शुरुआत करते हैं, तो एक घर में रहने वाले कई सारे व्यक्ति जो हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी के समर्थन में हो सकते हैं। तो भाई कोई बोलेगा वो बेटर है, वो बेटर है, वो बेटर है, उसको वोट डाल दी है, हो गया। अब मान लो कि जब अलग अलग पार्टी का समर्थन करने वाले व्यक्ति एक ही घर में रह रहे हों और एक ही घर से दो व्यक्ति अलग अलग पार्टीज में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, घर बट गया। बस्ती की बात करें, मोहल्ले की बात करें, ठीक है, जैसे कि आपका वार्ड है, आपका मोहल्ला है, ठीक है, तो हर एक वार्ड से पार्षद का चुनाव होता है। तो कई सारे व्यक्ति एक ही मोहल्ले से खड़े, एक ही वार्ड से खड़े हुए हैं, ठीक है, तो भाई उस मोहल्ले की जो समाज है, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में बट गए, क्योंकि सब अलग अलग व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं। तो भाई बंटवारे की स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। ठीक, फिर क्या है दूसरा, चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। अब चुनावी दौड़ सभी को जीतना है, ठीक है, तो लोग साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं कि ये सही तरीके की लंबी राजनीति को पनपने दे कि एक ही व्यक्ति की सरकार लंबे समय तक बनी रहे। फिर क्या होता है, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में उतरते नहीं हैं। जरूरी नहीं कि जितने व्यक्ति चुनाव में उतरे हैं उन सभी की मंशा गलत ही हो, या जितने व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी इच्छाएं गलत ही हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं पर बहुत ही कम होते हैं, विरले होते हैं, ठीक है। तो कई सारे अच्छे व्यक्ति इसीलिए चुनावी मैदान में नहीं उतरते, इसलिए चुनावी जंग में हिस्सा नहीं लेते कि कई सारे नुकसान भी हैं कि भाई बंटवारा ना हो जाए, सही तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे, हम पर दबाव भी बना रह सकता है, तो हम कैसे इस देश की सेवा करें। तो जो अच्छे लोग हैं, वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने नगर की, शहर की, गांव की, समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से एक अच्छी राजनीति के तरीकों के अनुसार राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाते। ऑलराइट, तो ये बात हो गई चुनावी प्रतिद्वंदिता से होने वाले नुकसान की। चलते हैं आगे। हाँ जी, अब हम बात करेंगे चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, हमारे देश में चुनाव होते कैसे हैं, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है भाई साहब कार्यकाल की। ठीक, कार्यकाल की बात आती है, किस तरीके से आती है, तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। ये बात हम सभी को पता है। कितने साल बाद होते हैं? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं, और 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की बात करें, तो वो कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। ऑलराइट, फिर बात आती है चुनाव के प्रकार। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रकार हम जानेंगे, आम चुनाव और उपचुनाव। अब आम चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, इनको परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है आम चुनाव की। ठीक है, ये बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि इन सब चुनावों से हम प्रत्यक्ष रूप से परिचित होते हैं। जैसे कि देखें, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। क्या कहा गया है? सभी चुनाव क्षेत्रों में, जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं, मान लो कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा की सीटें भारत में कितनी हैं? 543 हैं। ठीक, ये कहे कि सीटें हैं भाई साहब लोकसभा, लोकसभा सीटें हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो अब जितनी भी लोकसभा सीटें हैं यानी कि 543 है, तो 543 क्या होंगे? 543 चुनाव क्षेत्र होंगे हमारे देश में, होंगे कि नहीं होंगे? तब तो 543 सीटें हैं, 543 सीटें मतलब 543 चुनाव क्षेत्र या
निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है, तो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। मान लो कि लोकसभा चुनाव होने के लिए 1 महीने का समय तय कर दिया कि 1 महीने के अंदर पूरे भारत में चुनाव कराने हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग दिन चुनाव कराए जा सकते हैं, एक ही दिन सभी क्षेत्रों में कराए जा सकते हैं चुनाव। क्लियर हो रही है बात? तो इसे क्या कहेंगे? आम चुनाव कहेंगे, यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, ऐसे क्या कहेंगे? आम चुनाव। अब बात आती है उपचुनाव की, ठीक है। अब उपचुनाव क्या है? तो आम चुनाव से एकदम हटके होते हैं उपचुनाव। कैसे होते हैं? तो कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। मान लो कि अभी आम चुनाव हुए, ठीक, आम चुनाव हो गए, नेताजी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, या मान लो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो पोस्ट हो गई खाली। अब उस पोस्ट को, नेताजी की कुर्सी को भरना तो पड़ेगा। किसके माध्यम से भरेंगे? चुनाव के माध्यम से ही भरा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? सिर्फ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में चुनाव होंगे। क्लियर हो रही है बात? मान लो कि किसी जिले का सांसद है या आपके क्षेत्र का विधायक है, ठीक है, तो आपके क्षेत्र का विधायक है, उस विधायक का पद खाली हो चुका है, उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया कि भाई साहब हमें अब इस गद्दी पर नहीं बैठना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर सिर्फ उसी क्षेत्र में चुनाव होंगे और उसका असर सिर्फ उसी क्षेत्र में दिखाई देगा, यानी कि चुनाव का असर सिर्फ उसी क्षेत्र में होगा, आसपास के और दूसरे क्षेत्र में नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई उपचुनाव की। क्लियर है? अब बात करते हैं हम चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक। चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? तो देखें, क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली है ये। चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र क्या है? क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, एक पर्टिकुलर एरिया से कौन सा व्यक्ति अपनी जगह के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उनके लिए काम करेगा, ठीक। तो हर जगह से, मतलब हर एक क्षेत्र जो है निर्वाचन क्षेत्र के रूप में बनाया जाता है। कैसे? जनसंख्या के आधार पर, उस क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी है, जितनी पॉपुलेशन होती है उसके रेशियो में चुनाव क्षेत्र बनाया जाता है। सामान्यतः 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, अगर हम बड़े लेवल की बात करें, बड़े लेवल के चुनावों की बात करें। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इसे ही क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो देखें 543 सीटें होती हैं लोकसभा में, ठीक है। तो 543 क्या है? 543 भारत में निर्वाचन क्षेत्र है। तो हमारा देश कितने भागों में, कितने क्षेत्रों में बांटा गया? निर्वाचन के उद्देश्य से, चुनाव के उद्देश्य से 543 क्षेत्रों में बटा। ऑलराइट, और एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मान लो कि आप किस जिले से हैं? मान लो कि आप भोपाल से हैं, ठीक। मान लो कि आप भोपाल से हैं, ठीक है। तो भोपाल का सांसद कौन होगा? भोपाल का संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भोपाल की किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, जैसे कि मान लो भोपाल की जनसंख्या ज्यादा है या किसी भी बड़ी सिटी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो यहाँ से, या दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो और बड़ा शहर है, ठीक है, तो कई सारे, मतलब जनसंख्या के हिसाब से कई सारे निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। या फिर आप छोटे जिले की बात करें, ठीक है, मान लो किसी भी जिले की हम बात करते हैं, यूपी, बिहार, कहीं के भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी जिले की हम बात करें, तो मान लो वो जिला छोटा है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो दिल्ली से जो है, दिल्ली में सबसे पहले जनसंख्या का बंटवारा किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या आती है, उस क्षेत्र के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा और वहाँ से एक सांसद जो है चुना जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यानी कि जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सिटी एक ही है लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के रेशियो में, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों को चुना जाएगा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से। कोई जगह छोटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा है, वहां की जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से वहां एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।
फिर क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बात हम सीख ही चुके हैं। और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, तो लोकसभा चुनाव जब होते हैं, हर एक क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को हम संसद सदस्य कहते हैं या सांसद कहते हैं या क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल राइट, ऑल क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक? जल्दी बताना है भाई, जल्दी 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 तेजी से बताना है। लाइक शेयर बराबर से हो रहा है। चलिए तो चले आगे। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब क्या है, हाँ, इसके भी प्रकार होते हैं भाई साहब। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, प्रकार सहित समझाइए। ठीक, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र के प्रकार की अगर हम बात करें तो हर लेवल की हम देखें बात, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र। संसदीय क्षेत्र, भारत में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? 543। विधानसभा क्षेत्र कई सारे हैं, क्योंकि ये बात किसकी होती है, राज्य स्तर की बात होती है। तो जब विधानसभा की बात होती है तो यहाँ पर राज्य स्तर के चुनाव होते हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी विधानसभा अलग अलग होती है। फिर जब हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भारत में एक संसद है, एक पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चुनाव किसके होंगे भाई? केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, ठीक है। यानी कि ये बात हो गई केंद्र स्तर की। फिर पंचायती क्षेत्र, पंचायती क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, ठीक है, नगर परिषद या नगर निगम के चुनाव जब होते हैं, ऑलराइट, तो ये कहाँ के चुनाव हो गए भाई साहब? स्थानीय स्तर के चुनाव हो गए। यानी कि यहाँ हम बात करेंगे स्टेट लेवल की, यहाँ हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल की, और यहाँ हम बात करेंगे लोकल लेवल की। क्लियर है कहानी? विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र। अब जैसे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले हम जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। ये किसका मानचित्र है? मध्य प्रदेश का है, ठीक, मध्य प्रदेश का मानचित्र है। तो मध्य प्रदेश से विधानसभा की जितनी सीटें हैं, क्लियर हो रही है बात, अलग अलग जगह से जनसंख्या के अनुपात में यहाँ भी बांटा जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से वर्तमान में अगर हम बात करें तो 230, कितनी? 230 सीटें हैं, 230 निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर निर्धारित करे गए। ऐसे हर राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करे जाते हैं। ऑलराइट, बात हो गई क्लियर कि आखिर ये निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। हर स्तर की बात कर ली। चलिए चलते हैं अब आगे। अब हाँ, एक बात कमेंट करके बतानी, यहाँ पर सब डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ऑलराइट। यहाँ पर मैंने बात बताई आपको मध्य प्रदेश की, ठीक है। क्यों मध्य प्रदेश को क्यों बताया? क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपको पढ़ाती हूँ रोज, ठीक है, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का नक्शा आपको बताया कि मध्य प्रदेश में इतने विधानसभा क्षेत्र हैं। अब आपको क्या बताना है कमेंट करके? आपको बताना है कि आपके राज्य से, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य से कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, हाँ, एक एक को डिटेल में समझते हैं। विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र। तो देखें, प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। हर राज्य को कैसे बांटा गया? उसकी विधानसभा सीटों के माध्यम से, कि यहाँ पर इतनी जनसंख्या है तो इतनी विधानसभा सीटें होंगी, और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं भाई साहब? विधायक कहते हैं, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश में जैसे 230 विधानसभा सीटें हैं, तो विधायक कितने हैं? 230 हैं, ठीक है। विधायक, विधायक को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं भाई? एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ भैया, कहानी क्लियर हो रही है? रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, सब आपके आसपास की बातें हैं,
कहीं दूर दराज की बातें नहीं है, दूसरी दुनिया की बात नहीं है, जहां आप रह रहे हो अपने प्यारे भारत की बात है, आपके जिस स्टेट में आप निवास कर रहे हो वहां की बात है, आप जिस गांव में रह रहे हो वहां की बात है। बस थोड़ा सा अपन को क्या करना है, टॉपिक से कनेक्टिविटी बैठानी है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट की, कि कहाँ क्या हो रहा है, बस। ठीक, फिर क्या है, संसदीय क्षेत्र है। तो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि किसी जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, किसी जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उस जिले से संसदीय क्षेत्र कितने होंगे, कितने हो सकते हैं उस जिले से संसदीय क्षेत्र? एक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया जाता है। ये बात हो गई। ठीक है, अब भारत में संसदीय क्षेत्र कितने हैं? 543 सीटें हैं। फिर पंचायती क्षेत्र की बात कर लेते हैं, लोकल लेवल की बात करते हैं। तो प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। हर पंचायत के कई सारे वार्ड होते हैं जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। हर पंचायत को कई वार्ड में बांटा। मान लो कि आपके यहाँ 15 वार्ड है, आपके यहाँ नगर पालिका है। ठीक है, 15 वार्ड हैं आपके यहाँ, क्लियर। और जो क्या है, एक छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि एक ही टाउन में, एक ही नगर में 15 निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि 15 वार्ड हैं, यानी कि 15 पार्षद का चुनाव किया जाना है। तो प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। 15 वार्ड हैं आपके यहाँ, यानी कि आप 15 पार्षद का चुनाव करने वाले हैं। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए, तो ये बात हो गई अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की, विधानसभा, संसदीय और पंचायती क्षेत्र। चलिए, अब है कहानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की। जी हाँ, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है। कमजोर वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन तक सारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एससी और एसटी कैटेगरी की, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो हमारे संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करी गई है। कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति, ठीक है, कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एससी, और कुछ अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं, आरक्षित करके रखे गए हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति का ही चुनाव किया जाएगा। जो सीट जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, उस सीट पर सिर्फ उसी व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जितनी सीटें हैं, उन सीटों पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही व्यक्तियों का चुनाव करा जाएगा। ऑलराइट, भारत के नक्शे को देखें आप, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को यहां पर बताया गया है। देख लेते हैं इसको, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, कुल क्षेत्रों की बात करें तो कितने हैं? 543 हैं। ये पूरे भारत में कितने क्षेत्र हैं? छोटे छोटे आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ठीक है, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, कुल क्षेत्र लोकसभा के। फिर हम बात करें सामान्य कैटेगरी की, ठीक है, किसकी? सामान्य कैटेगरी की बात करें तो कितने हैं? 412 हैं सामान्य कैटेगरी के। जनरल से तो जो भी आपको व्हाइट कलर में जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये किसके लिए निर्धारित करे गए हैं? ये सामान्य क्षेत्रों से, यानी कि इन सीटों पर सामान्य क्षेत्र या सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। फिर आरक्षित क्षेत्रों की बात करें, आरक्षित क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए सीटें निर्धारित करी गई हैं कितनी? 84। ठीक है, जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है
जो भी क्षेत्र दिख रहे हैं ये लोकसभा में किसके लिए निर्धारित करे गए हैं? लोकसभा में ये क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित करे गए हैं। टोटल कितने हैं? 84 हैं। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करें किसकी? आरक्षित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि ट्राइब्स के लिए। ठीक है, ट्राइब्स के लिए अगर हम बात करें तो कितने क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं? यहाँ पर 47 दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप याद रखेंगे। कुल क्षेत्र हैं 543। उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए है 412। अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए है 84। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है 47। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं और किस तरीके से बांटा गया है, याद रखने हैं सारे नंबर्स। हाँ, तो लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। ऑलराइट, लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू करी गई, यानी कि जो लोकल लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते हैं वहां पर भी आरक्षित सीटों की व्यवस्था करी गई है। और हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात कितना है? अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? पॉपुलेशन के हिसाब से, कि वहां पर जो रिजर्व कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है। फिर अब सुनो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित करी गई हैं। कितनी? 1/3 सीटें। और कहां? सभी जगह नहीं भाई साहब, पंचायती राज में, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में जब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायतों के चुनाव की हम बात करें तो वहां की बात हो रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को समझ लेना है, ध्यान से समझ लेना है। लोकसभा की हम बात करें, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543। अब इनको बांटा कैसे गया है? लोकसभा की सीटों को कैसे बांटा गया है? तो 412 सीटें जो हैं, ठीक, 412, 84, 47। 412 किसके लिए है? जल्दी कमेंट करके बताओ। मैंने अभी बताया है आपको। 412 किसके लिए है भाई साहब? 412 सामान्य, फिर 84 किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट। और 47 किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ऑलराइट, याद रहेगा ये स्ट्रक्चर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। फटाफट से ले लिया, चलते हैं अब। हाँ, अब बात आती है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। क्या होती है ये? कैसे बनती है? कब बनती है? कौन बनाता है? ये सारे सवाल हो सकते हैं। तो मतदाता सूची या वोटर लिस्ट की हम बात करें तो देखें, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की आधिकारिक सूची मतदाता सूची कहलाती है। यानी कि किसी भी चुनाव में, किसी भी लोकतांत्रिक देश के चुनाव हो रहे हैं तो कौन से व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, कौन वोट डालने के काबिल हैं, यानी कि 18 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति, उन सभी की जो लिस्ट तैयार होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वोटर लिस्ट या मतदाता सूची कहेंगे। ठीक है, फिर इसका सीधा संबंध किससे होता है? इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है, मताधिकार। इसके आगे एक और शब्द जोड़ दिया जाए, सार्वभौमिक मताधिकार। बात आ रही समझ में? यानी कि 18 साल या 18 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक और शब्द जोड़ देते हैं,
ठीक है, मताधिकार के आगे जोड़ा वयस्क मताधिकार और वयस्क के आगे जोड़ा सार्वभौमिक, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो वयस्क किसे कहते हैं? जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति होता है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहेंगे? यानी कि हर एक वयस्क नागरिक को, सभी को समान रूप से वोट डालने का राइट होगा। तो उसी के आधार पर यह सूची बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध किससे है कि हर व्यक्ति को समान तरीके से वोट डालने का समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वोट डालने की। क्लियर? फिर सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। जितने भी मतदाता हैं, जितने भी वोटर्स हैं, क्या सभी का नाम वोटर लिस्ट में है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। अगर किसी का नाम नहीं है तो उसका नाम ऐड करवाओ, किसी का नाम हटाना है किसी कारणवश की, मान लो कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए चला गया तो उसकी जो है उस क्षेत्र में फिर वोट डालेगा। ठीक है, तो उसका नाम यहां से कटवा के उस लिस्ट में डलवाओ। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका नाम कटवाओ, यानी कि अपडेट करते रहना है। जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसके नाम जुड़वाओ। ठीक है, और हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। अब जैसे मान लो कि आप 13 साल के हो, मान लो कि आप 13 साल के हो, अगले 5 साल में क्या होगा? आप 18 साल के हो जाओगे, तो आपका नाम भी वोटिंग लिस्ट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। और हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूरी तरीके से नवीनीकरण किया जाता है, यानी कि हर 5 वर्ष के पश्चात नए तरीके से वोटर लिस्ट बनाई जाती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई वोटर लिस्ट की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मैंने आपको बताया था, फिर से सुन लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग भिन्न भिन्न हो, उन्हें मत देने का अधिकार है और उसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्या कहा गया है? 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा अलग अलग हो, उन्हें वोट देने का राइट होता है। उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ऑलराइट, अब बारी आती है उम्मीदवारों का नामांकन। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक नामांकन पत्र भरेंगे, यानी कि चुनाव में हिस्सेदारी के लिए अपनी रुचि दिखाएंगे एक नामांकन पत्र भरकर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार का मतलब है जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, फिर उम्मीदवार द्वारा कुछ विवरण देना पड़ता है जब वो नामांकन पत्र भर रहा है। सबसे पहली बात तो उसकी आयु 25 वर्ष हो, तभी आप ये पत्र भर सकते हो। फिर उस पत्र में, नामांकन पत्र में उम्मीदवार द्वारा क्या क्या विवरण दिया जाता है उसकी बात आती है। तो उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, यानी कि जो उम्मीदवार अपना पत्र भर रहा है, नामांकन पत्र भर रहा है, तो क्या आपके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे? आपने कुछ कांड तो नहीं किया, अपराध तो नहीं किया? अगर किया है तो वो भरना पड़ता है। उसके बाद उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। जो उम्मीदवार है उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कितनी है, खुद की और परिवार की, सब कुछ भरना पड़ता है। और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा है। और ये इंफॉर्मेशन भाई साहब सिर्फ भरने की होती है। आप सभी को पता होगा कि नेताजी बनने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि नेताजी को इतना पढ़ा लिखना होना आवश्यक होना चाहिए। अधिकांश नेता अंगूठा छाप ही आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन ये चीज हमें फिल करनी होती है। क्लियर है? चलिए, सभी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो है नेतागिरी में जाते हैं और काफी ऊंची पढ़ाई, हायर एजुकेशन को लेके जाते हैं। लेकिन हम जैसे वर्तमान समय का प्राचीन समय से लेके अभी तक की बात करें और खास तौर से हम लोकल लेवल की बात करें, स्थानीय स्तर की बात करें, तो उनमें कई सारे व्यक्ति आपको, कई सारे नेता ऐसे आपको दिख जाएंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आखिर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी क्यों नहीं है।
नेता बनने के लिए जो देश की सरकार चला रहा है, जो देश चला रहा है, उसे एजुकेटेड होना क्यों जरूरी नहीं है? बताओ भाई, क्या सोच सकते हो आप? तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि देश के लिए काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए नेता के लिए, सरकार के लिए किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, लेकिन हमें यह फॉर्म में भरनी पड़ती है। ऑलराइट, अब क्या है? चुनाव अभियान, ठीक है। अब चुनाव अभियान होंगे, चुनाव प्रचार होंगे। कैसे होंगे? तो उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच अब कई सारे उम्मीदवारों ने लेटर भरा, नामांकन पत्र भरा, फॉर्म भरा, ठीक है। तो क्या सभी को टिकट मिल जाएगी? सभी को तो नहीं मिलेगी, उनमें से कुछ का चयन किया जाएगा। अब जैसे मान लो एक ही राजनीतिक दल से 10 व्यक्तियों ने फॉर्म भरा, तो क्या 10 के 10 को टिकट मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से। तो जब उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा हो जाती है कि भाई ये लोग चुनाव लड़ेंगे, उस तारीख से लेकर उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है। और इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं। चुनाव का प्रचार कैसे करते हैं? इस अवधि में घर घर जाते हैं, संपर्क करते हैं, जनसभाएं होती हैं कि भाई हम आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम ये काम करेंगे, ठीक है। राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, लोगों को जगाती हैं कि भाई सब चुनाव आ चुके हैं, हम आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपके बेटे हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसी तमाम बातें होती रहती हैं और इस तरीके से चुनाव अभियान किया जाता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। चुनाव अभियान अभी हमने जाना था, लेकिन चुनाव अभियानों के दौरान जो भी उम्मीदवार है या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है, वो क्या क्या नहीं कर सकती हैं चुनाव अभियान के दौरान। तो देखें कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, कोई भी अपने वोटर्स को किसी भी तरीके का लोभ नहीं दे सकता, यानी कि उससे कुछ भी वादा नहीं कर सकता या कुछ भी उसको गिफ्ट नहीं दे सकता कि भाई साहब आप हमें वोट दो, हम आपके लिए पर्सनली ये काम करेंगे, ठीक है। या उसको रिश्वत नहीं दे सकता या उसे धमकी नहीं दे सकता कि भाई साहब आपको वोट देना होगा, नहीं दिया तो भाई साहब आपके साथ गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी किसी भी वोटर के साथ नहीं कर सकती। फिर उनसे जातीय धर्म के आधार पर वोट मांगना, बिल्कुल नहीं। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर उम्मीदवार या पॉलिटिकल पार्टी जिस धर्म या जिस जाति से बिलोंग करती है, ठीक है, तो वो इस आधार पर वोट नहीं मांग सकती कि भाई साहब अपनी कास्ट सेम है, आप हमें वोट दो, हम आपके लिए काम करेंगे, अपनी कास्ट के लिए काम करेंगे, अपने रिलीजन के लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये भी काम नहीं हो सकता। यानी कि जो सत्ता में पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है, ठीक है, तो उसके पास सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेस हैं, पूरी सरकारी मशीनरी है, तो उनका प्रयोग नहीं कर सकती है। यानी कि सरकार के किसी भी संसाधन का आप उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते। फिर लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में आप जैसे खड़े हो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो एक उम्मीदवार 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता चुनाव प्रचार में, और विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी या एक उम्मीदवार 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई कि उम्मीदवार या पार्टी क्या नहीं कर सकती है। फिर बात आती है क्या है आदर्श आचार संहिता, ठीक है। आदर्श आचार संहिता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भाई? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। अब लोकतांत्रिक देश है, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की? चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है भाई साहब चुनाव आयोग की, यानी कि इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए कुछ क्या बनाता है, रूल बनाता है, कुछ नियम बनाता है, जिसे ही कहा जाता है आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इन नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों
नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खास तौर पर पालन करना होता है। जब चुनाव होते हैं तब आचार संहिता लागू करी जाती है और हर चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, सरकार हो, सभी को इसको फॉलो करना होता है। अब बात आती है कि आचार संहिता, ये तो पता है कि चुनाव के दौरान लागू होती है, लेकिन एग्जैक्ट कब लागू होती है देख लेते हैं। तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद, अब पूरा इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, घोषणा कौन करता है आचार संहिता की? इलेक्शन कमीशन करता है। चुनावी तारीखों की घोषणा कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है तो उस घोषणा के तुरंत बाद से ही क्या लागू हो जाती है? आचार संहिता लागू हो जाती है। और कब तक लागू रहती है? जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आचार संहिता लागू रहती है। ऑलराइट, अब विभिन्न चुनावों में किन क्षेत्रों में लागू होती है आचार संहिता? अलग अलग चुनावों में किन क्षेत्रों में ये आचार संहिता लागू होती है? तो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, यानी कि पूरे देश के चुनाव हो रहे हैं। 543 सीटें जो हैं पूरे देश से हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी जाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर आचार संहिता का पालन करना होता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव राज्य के लिए होते हैं। तो जिस राज्य में जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हों उस समय उस राज्य में आचार संहिता लगा दी जाती है। फिर अगर उपचुनाव हो रहे हो, उपचुनाव क्या बताया था मैंने कि जब किसी नेता की डेथ हो जाती है या वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो सिर्फ उसी सीट बस के लिए चुनाव होते हैं, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव के लिए जो कोड है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, नियम है, केवल सिर्फ उसी पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू करे जाते हैं। क्या? आचार संहिता के नियम। क्लियर हो गई बात कि विभिन्न चुनावों में कब और किन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू करी जाती है। ऑलराइट, आचार संहिता का पालन ना करने के क्या परिणाम होते हैं? अब अगर मान लो किसी भी उम्मीदवार ने, प्रत्याशी ने या सरकार ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आचार संहिता का पालन नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, तो क्या होगा देख लेते हैं। तो कोड का पालन ना करने से कानूनों और विनियमों का उल्लंघन होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, कानून हैं, ठीक है, जो आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित करे गए हैं, आप उसका उल्लंघन करते हो तो क्या होगा? उसके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी। तो इसके लिए शख्स या पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही या उसकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है कि भाई साहब अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने कानूनों का उल्लंघन किया है। ऑलराइट, तो ये हो गए परिणाम। अब बारी आती है मतदान और मतगणना की। अब क्या होगा भाई? निर्वाचन क्षेत्र बना दिए हमने, ठीक है, टिकट भी बांट दी सबको कि भाई तुम लड़ोगे, तुम लड़ोगे, तुम लड़ोगे, ठीक है। फिर क्या कर दिया? उसके बाद क्या कर दिया भाई? चुनाव प्रचार करा, तारीख की घोषणा कर दी, चुनाव प्रचार करा, आचार संहिता लगा दी, चुनाव प्रचार हो गया। अब तो वोटिंग होगी ना, ठीक है। तो मतदान और मतगणना, पहले वोटिंग होगी फिर उन्हीं वोट को काउंट किया जाएगा, यानी कि मतगणना होगी, ठीक है। तो मतदान और मतगणना, तो चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। मतदाता वो अपना अपना वोट देंगे जिसे देना हो। अब पहले किस माध्यम से वोट दिए जाते थे और अब किस माध्यम से वोट दिए जाते हैं, इसकी हम बात करेंगे। पहले की बात करें तो पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। कैसे? एक मतपत्र होता था इस तरीके का, इसमें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं, ए पार्टी, बी, सी, डी, ई, एफ अप टू जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है। तो इनके क्या लिखे हुए हैं? मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से, ये क्या है? ये है इनके चुनाव चिन्ह, ठीक है। अब आप किसे वोट डालना चाहते हो उस पर आप मोहर लगा दोगे, ठीक है, इस तरीके की मोहर लगा दोगे। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब आ गई भाई साहब डिजिटल युग में, टेक्निकल युग में मशीन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम,
ठीक है। तो अब क्या होता है, मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट दी जाती है। अब देखो ये कैसी होती है, यहाँ पर भाई पॉलिटिकल पार्टीज के नाम या उम्मीदवारों के नाम है, ये उनके चुनाव चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पर लगे हुए हैं बटन, आपको जाना है बटन दबाना है, जिसको भी, ठीक है, जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाना है उसको आप बटन को दबाएं, आपकी वोट डल गई, खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है मतदान। अब क्या बात कही गई है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। क्यों लोकतांत्रिक है? मतदान हो गई, मतगणना भी हो गई। अब एक सवाल ये उठता है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है? व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? ठीक है, देख लेते हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतांत्रिक इसीलिए है क्योंकि हम अपने नेता का चुनाव, हम अपनी सरकार का चुनाव या हम अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं। उस देश की जनता करती है, जनता की डायरेक्ट भागीदारी है, सीधा पार्टिसिपेशन है जनता का, इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक है, ठीक है। और लोकतंत्र जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है, जिसमें हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। हर वयस्क नागरिक के एक वोट के द्वारा सरकार को चुना जाता है। और सरकार कैसे काम करेगी? सरकार जो है संवैधानिक कानूनों के अनुसार और नागरिक अधिकारों के अनुसार ही काम करती है। ऑलराइट, संविधान में जो लोकतांत्रिक नियम दिए हैं, कानून दिए हैं, जनता के जो अधिकार दिए हैं, उनको फॉलो करते हुए, यानी कि संविधान के नियमों का पालन करते हुए और जनता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही लोकतांत्रिक सरकार काम करती है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है। भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? तो पहले तो कुछ बातें हमने कर ली कि इन आधारों पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक कहते हैं भारत में। अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से भारत देश में, एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराता है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग की क्या बात आती है? भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन या नेशनल इलेक्शन कमीशन, जिसे चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कि किसी के अंडर में ये काम नहीं करता, खुद के अंडर में ही काम करता है, ठीक है। इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और जब देश में चुनाव हो रहे होते हैं, जब भारत देश में चुनाव हो रहे होते हैं, तो सरकार के अंडर में काम करने वाले व्यक्ति जब चुनाव के लिए काम करते हैं, ठीक है, जब चुनाव में इनकी ड्यूटी लगती है, तो वो किसके अंडर में काम करने लगते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के अंडर में काम करने लगते हैं, ठीक है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। जी हाँ, यानी कि चाहे केंद्र सरकार के चुनाव हो या राज्य सरकार के चुनाव हो, कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ही कराता है। क्लियर? अब इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था भाई साहब 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग के उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य होता है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है, और भारत के विभिन्न भागों में चुनाव कराना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। ये बात हो गई इलेक्शन कमीशन की। अब इसकी संरचना क्या होती है, इसमें कितने व्यक्ति होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भाई 1+2 का स्ट्रक्चर होता है। 1+2 यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कि 1+2 का इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या बात आती है? फिर बात आती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। आखिर ये मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है, कौन होता है? तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडियन इलेक्शन कमीशन का मुखिया होता है, हेड होता है, प्रमुख होता है।
और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार, नाम याद रखना है। अब बात आती है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ये कितने समय तक अपनी पोस्ट पर बैठे रह सकते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो इनका कार्यकाल या टेन्योर की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कितना? 6 या 65 वर्ष की आयु, यानी कि 6 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा। और इनकी उम्र मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद ये उस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। मान लो कि 6 साल खत्म नहीं हुए लेकिन ये 65 साल के हो गए तो ये अपनी कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। ऑलराइट, अब इनको सैलरी कितनी मिलती है? तो भाई साहब 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इनको पर मंथ। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन के काम क्या है, चुनाव आयोग के काम क्या है, आखिर ये चुनाव आयोग क्या काम करता है। देखें तो निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर, चुनाव की अधिसूचना जारी करने का क्या मतलब है कि भाई साहब अब देश में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि चुनाव का समय आ चुका है, चुनाव होंगे अब। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा, मतलब जब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते, चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, पूरी चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसकी होती है? हर एक स्टेप पर डिसीजन लेने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। और यही आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। ठीक है, और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार, अगर कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा है या सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है, तो उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है कौन? इलेक्शन कमीशन। फिर क्या बात आती है? चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। क्या कहा गया है? चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है कि आपको इन डायरेक्शन में काम करना है। क्योंकि चुनाव किसका हो रहा है? आप कहोगे कि भाई देश में सरकार सबसे ऊपर होती है, सरकार टॉप पे होती है, लेकिन चुनाव किसके हो रहे हैं? सरकार के। तो सरकार का चुनाव कराने के लिए एक बॉडी तो चाहिए ऊपर, वही क्या है? वही तो है इलेक्शन कमीशन। तो भाई जिसके लिए इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है, तो सरकार के लिए चुनाव कराया, यानी कि सरकार किसके डायरेक्शन में काम करेगी? इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में काम करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, तो चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देता है और इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। क्लियर हो रही है बात? यानी कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकता, सरकार के संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता, और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से किसी अधिकारी, किसी ऑफिसर्स का तबादला, ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है, तो चुनाव आयोग कर सकता है। ऑलराइट, तो ये काम हो गए किसके? इलेक्शन कमीशन के। एक और काम है चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी। अब चुनावी ड्यूटी में तैनात किसको किया जाता है? चुनाव में ड्यूटी किसकी लगाई जाती है? किसी अधिकारी की, यानी कि सरकारी आदमी की ड्यूटी लगाई जाती है। तो चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। उस दौरान जो व्यक्ति इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा है वो किसके रूल्स को फॉलो करेगा? गवर्नमेंट के नहीं, वो करेगा इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गए भाई साहब काम चुनाव आयोग के। अब बारी आती है चुनाव में लोगों की भागीदारी की। आखिर भारत देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव में लोगों की भागीदारी कितनी है? तो देखें, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। क्या कहा गया है?
अगर चुनाव में लोग भागीदार बन रहे हैं तो कैसे आप जानोगे कि भाई, ऐसे जानोगे कि इतने प्रतिशत जनसंख्या ने, यानी कि मान लो उस देश में 80% वोटर्स हैं, मान लेते हैं कि 80% वोटर्स, 80% क्यों? क्योंकि वोटर्स में किसको गिना जाता है? जो सिर्फ 18 वर्ष के ऊपर के हों। तो मान लो कि 80% वोटर्स और 80% में से मान लो कि 60% आबादी ने वोट दिया, ठीक है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है कि कितने लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, वोट दिया। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया? 80% लोग मतदान की योग्यता रखते हैं और उसमें से 60% लोगों ने वोट करी, ठीक है। फिर भारत में आम लोगों की अगर हम बात करें, आम जनता की बात करें, तो वो चुनावों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हें लगता है, आम जनता को ऐसा लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि चुनाव कौन कर रहा है? जनता कर रही है। जनता आपको चुन रही है, तो जनता जब आपको चुनेगी, आपको नेता बनाएगी, कुर्सी पर बैठाएगी, अपनी सरकार आपको कहेगी, तो भाई जनता आपसे ही अपेक्षा करेगी ना कि हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करो, हमारी ये डिमांड है, इस डिमांड के अनुसार आप नीति बनाओ, पॉलिसी बनाओ, योजना बनाओ। जनता दबाव डाल सकती है क्योंकि जनता ने आपको चुना है, ठीक है। और उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। बिल्कुल है, अगर जनता वोट ना दे तो कैसे शासन चलेगा, कैसे नेता चुना जाएगा? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोट, आपका मताधिकार, राइट टू वोट। ऑलराइट, तो ये बात हो गई चुनाव में लोगों की भागीदारी की। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे बड़ी और पहली विशेषता होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराना। अब क्या इसके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुछ चुनौतियां हैं क्या? बिल्कुल है। तो देखें क्या क्या है। रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। आप कहते हो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाने हैं। अब कोई उम्मीदवार ऐसा है कि वह बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, ठीक है, तो क्या उसका जो अमीरी का दबदबा है वो उसको चुनाव जिता देगा? ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है कि भाई जो अमीर आदमी बहुत ज्यादा रुपए पैसे वाला है वो चुनाव जीत ही जाएगा, लेकिन उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव की बात आ रही है? ये चुनौती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने कि एक अमीर उम्मीदवार के चांसेस चुनाव जीतने के ज्यादा रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, पर ज्यादा तो रहते हैं, ठीक। फिर क्या है? देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अब जो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो भाई अपराधी भी, एक गुंडा भी अपने क्षेत्र में दबदबा बना के रखता है, और अगर वो चुनाव में भाग लेता है, ठीक है, तो वो दूसरे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान से बाहर रखने की ताकत देता है, क्योंकि भाई दूसरे जो सीधे साधे सच्चे व्यक्ति हैं वो डर जाते हैं कि भाई साहब अगर हम इनके खिलाफ में खड़े हैं, आगे जाके पता नहीं ये हमारे साथ क्या कर दें, ठीक है। तो बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में आजकल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी सफल होने लगे हैं। ये भी एक चुनौती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मामले में। फिर क्या है? अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता। जैसे आप और हम हैं, हमको मिलकर ही अपने देश की सरकार चुननी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन उपलब्ध हो कि भाई साहब हम तो इसको ही वोट देंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोवेश एक से होते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई साहब कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, क्योंकि चुनाव के दौरान होता क्या है, सभी लोग अपने बड़े बड़े एजेंडे को लेके आते हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम जीते तो हम ये करेंगे, हम जीते तो हम ऐसी योजना लेके आएंगे। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें से अच्छा कौन है।
फिर बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब आप बात तो कहती कि भारत में हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनको जानता कौन है? वो अपनी पहचान बनाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े उम्मीदवार हैं, उनको सभी जानते हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, या ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें तो परेशानी होगी ना। फिर आप कैसे कह सकते हो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरी तरीके से हैं? ऑलराइट, तो ये सब परेशानियां हैं, ये सब चुनौतियां हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मामले में। ऑलराइट, तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। आज हमने चुनावी राजनीति का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म कर लिया है, पूरा रिवीजन कर लिया है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ कर लिया। बचा था रिवीजन, रिवीजन भी फिनिश हो गया। ऑलराइट, तो अब अगर कोई आपको डाउट है, समस्या है, कुछ भी है, तो जल्दी से मुझे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स स्टडी नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, और सारे सिलेबस को, सारे कोर्स को एनसीईआरटी से ही कवर कराया जाता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ाता है आपको एनसीईआरटी। कई सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की फीस देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।